धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हमारी टीचर्स एसोसिएशन जो है, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और मुझे बुलाया, मुझ जैसे छोटे से आदमी को मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो साथी जिन्होंने इंतजार किया, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। जब आपसे गलती हो तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ देर से आने के लिए, लेकिन मैं दिल से देर नहीं कर रहा हूँ। कुछ परेशानियाँ हुई और वो चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि ये तो रोज का काम है। इनसे कहाँ तक लड़कों करेंगे, पीछे भागेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम शानदार है। मैं शिकायतों पे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे पास, मैं अगर शिकायतों पे काम करूंगा तो फिर सोल्यूशन पे काम कौन करेगा? तो शिकायतों से मेरा बहुत ताल्लुक नहीं है। मैं नगीना के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नगीना जाके मेरी बहुत मदद कराई। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ नगीना के कई साथी हैं, ये तब सब भाई जो हैं, सुबानी भाई और हुसैन भाई तो बहुत लंबे समय तक वहाँ रहे। असद भाई तो मेरा भाई। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ थे, उन्होंने यहाँ से भी फोन से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से मेरा बहुत साथ दिया। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये सर सैयद अहमद खान साहब की ज़मीन है। सर सैयद अहमद साहब का कद बहुत बड़ा है। हम लोग उनके बारे में जितनी जिक्र कर लें, हम कुछ ना कुछ छोड़ ही देंगे। उनका विजन बड़ा है और उनके विजन की देन है कि आज बहुत सारे कोट पैंट टाई वाले लोग जो हैं वो AMU के पूरे देश में दिखते हैं। आप कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं। आज ये भी गलत नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में दिखते हैं। हाँ, अगर पूरी दुनिया में हैं इस तहरीक को चलाने वाले, तो उसकी क्या तो नींव यहाँ है या फिर यहाँ है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देके हमें लड़ना सिखाया, बोलना। प्यारे साथियों, मैं क्योंकि मेरे पिता टीचर थे तो मैं तो अध्यापकों का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं जानता हूँ एक अध्यापक क्या होता है। वो पता नहीं कितने लोगों के जीवन में बदलाव पैदा करता है। मैं एक अपने पिता के एक किस्से से शुरू करूँगा, आपको समझ आएगा कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और एक बच्चे को, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते थे, तो उन्होंने बहुत जोर से डांट दिया। बच्चा डर में घर नहीं गया। और गांव में आपने देखा जहाँ वो उपले रखते हैं, उनके कूप बनाए जाते हैं, तो उसमें जाकर छिप गया। शाम हो गई, परिवार के लोग खोजते रह गए, मिला नहीं। परिवार के लोग पिताजी के पास गए कि गुरुजी बच्चा नहीं आज स्कूल से आया। तो पिताजी ने कहा कि भाई कौन सा बच्चा है आपका? तो उन्होंने बताया कि इस तरह का फोटो तो शायद उस समय नहीं होती होगी, लेकिन पहचान बताई कि बाल ऐसे हैं। तो पिताजी ने कहा आज मैंने उसको डांटा था। तो स्कूल से और घर तक के बीच का जो एरिया उसको छाना गया, तो एक कूप में वो बड़ा घुसा बैठा था। फिर उसको निकाला गया, घर लाया गया। और मेरे पिताजी जब नहीं रहे तो उनका मुझे एक पत्र मिला उसी स्टूडेंट का। वो पुणे में साइंटिस्ट हैं। मेरे पिता के जाने के बाद, उनकी खबर लगने के बाद, उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा और एक पेन भेजा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पिता मुझे ना पढ़ाते तो शायद आज मैं यहाँ साइंटिस्ट ना होता। तो जिस बच्चे को उस दिन डांटा था, अगर वो डांट से डर के स्कूल छोड़ देता या मेरे पिता को दुश्मन समझ बैठ देता अपने गुरु को, तो शायद आज वो इस मकाम पे नहीं होता कि वो देश की और अपने परिवार की और अपने क्षेत्र की सेवा कर रहा होता, उनका नाम रोशन कर रहा होता। तो टीचर का कद जो है वो हमेशा बाद में कितना बड़ा हो जाए। मैं आज भी अपने टीचर के पैर छूता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि उनकी वजह से मेरा वजूद, उन्होंने मुझे तैयार किया, मेरे ऊपर मेहनत की है। मुझे इस बात की खुशी है। इसलिए जितने नौजवान यहाँ हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि ये हमसे नाराज हो सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, लेकिन कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते अगर हम इनकी बातों को सकारात्मक लें। क्योंकि माता पिता से भी बड़ा दर्जा होता है गुरु का। माता पिता तो सिर्फ पैदा करते हैं, पालते हैं, लेकिन उसको इंसान बनाता है गुरु।
उसके अंदर अपनी पूरी मेहनत झोंकता है, अपना पूरा त्याग, समर्पण, संघर्ष झोंकता, अनुभव झोंकता है कि इसको मैं अपने से बेहतर बना दूं। और एक गुरु ही है जो चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा बेहतर बने। बात देता हूँ। और एजुकेशन का काम हमने लंबे समय किया, क्योंकि मैंने इसकी अहमियत तो इसलिए समझा कि जब मैं एक सरकारी स्कूल में गया और बच्चों की हालात देखी तो मुझे समझ आया कि उनसे अपना नाम लिखना नहीं आ रहा क्लास 5th में। तो मुझे लगा कि ये मुकाबला कैसे करेंगे। जो कक्षा 5 का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, वो 10वीं 12वीं में जाके कंपटीशन मुकाबला कैसे करेगा। तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत डाउन है। इसलिए हमने भीम आर्मी पाठशालाएं चलाई। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो अपने भीम आर्मी के उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। वो काम कर रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में। और हमने बहुत पाठशालाएं खोली इस उम्मीद के साथ कि पाठशालाओं के जरिए हम जो महंगी शिक्षा है उसका मुकाबला कर पाएंगे। और हमने काफ़ी हद तक किया है। हमें सबसे पहले जो गिराने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे अगर कोई एजेंडा था तो वो मात्र ये था कि उनकी पाठशालाएं बंद की जाए। और आप विश्वास करो, मुझे जेल में बंद करके 16 महीने एक पाठशाला को नोटिस भेज के बंद कराया गया कि अगर आप पाठशाला नहीं बंद करोगे तो फिर हम आप पे मुकदमा लिख के आपका नाम, क्योंकि अज्ञात में बहुत लोग जेल भेज देंगे। आप सोचो, वो मुझसे नहीं लड़ रहे थे, वो सोच से लड़ रहे थे जो सर सैयद अहमद खान की थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी, जो AMU की थी, और जो देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, दबे कुचले लोगों में है कि वो मुख्य धारा में आने चाहते हैं। उस सोच को दबाने के लिए वो पूरी लड़ाई लड़ी गई। वो दिखती तो ये है कि वो चंद्रशेखर आजाद से लड़ रहे, नहीं, वो उस विचार से लड़ रहे थे और सफल हुए उसमें। लेकिन हमने भी रास्ता नहीं छोड़ा। जब हम बाहर आए फिर से हमने जो है वो पाठशालाएं शुरू की और आज उनकी संख्या हजारों में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने तय किया था कि हम बहुत जल्द अगले 5 साल में इनको 1 लाख पाठशाला से ज्यादा बना के दिखाएंगे। क्योंकि बिना एजुकेशन के सही और गलत की जानकारी या सही और गलत में फैसला आप लोग नहीं कर सकते। तो मैं पहली बार नहीं आया, अपने साथियों को भी दुरुस्त कर दो कि मैं अलीगढ़ पहली बार नहीं आया। मैं इससे पहले भी एक बार आया। नहीं सॉरी, मैं ही करेक्ट करता हूँ। मैं यूनियन के कार्यक्रम में आया था और मेरे आज भी याद है, उस दिन अफ्तारी का कार्यक्रम भी उसके बाद हुआ। और मेरे आज भी याद है कि जहाँ हम खड़े हुए थे वो आपके यहाँ वो रिवाज चला आया है कि वो फूल बरसाते हैं तो बहुत सारे गुलाब के फूल हम लोगों के ऊपर डाले गए। मेरे आज भी याद, अलीगढ़ का वो प्रेम, AMU का वो प्रेम मेरे आज भी याद। यूनियन के प्रोग्राम में उसके बाद मेडिकल भी आए थे। हाँ, मैं मेडिकल, वो हाथरस की घटना में मेडिकल आया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसी दिन आया और उस दिन के बाद मेरा AMU से रिश्ता नहीं रहा। मैं AMU पे पूरी नजर रखता हूँ, AMU में क्या चल रहा है। और मैं उस दिन कह के भी गया, उस दिन ये बात बड़ी जोर पकड़ रही थी कि हम AMU को बंद करवा देंगे, हम AMU को का बजट रोक देंगे, हम AMU को पता नहीं क्या। वो ऐसा ही कहते हैं ना, डराने के लिए, हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए। तो मैंने उस दिन में कहा था कि AMU की तरफ कोई आंख उठेगी तो उसको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा। ये बात देता हूँ। और एजुकेशन का काम हमने लंबे समय किया, क्योंकि मैंने इसकी अहमियत तो इसलिए समझा कि जब मैं एक सरकारी स्कूल में गया और बच्चों की हालात देखी तो मुझे समझ आया कि उनसे अपना नाम लिखना नहीं आ रहा क्लास 5th में। तो मुझे लगा कि ये मुकाबला कैसे करेंगे। जो कक्षा 5 का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, वो 10वीं 12वीं में जाके कंपटीशन मुकाबला कैसे करेगा। तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत डाउन है। इसलिए हमने भीम आर्मी पाठशालाएं चलाई। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो अपने भीम आर्मी के उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। वो काम कर रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में। और हमने बहुत पाठशालाएं खोली इस उम्मीद के साथ कि पाठशालाओं के जरिए हम जो महंगी शिक्षा है उसका मुकाबला कर पाएंगे। और हमने काफ़ी हद तक किया है। हमें सबसे पहले जो गिराने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे अगर कोई एजेंडा था तो वो मात्र ये था कि उनकी पाठशालाएं बंद की जाए। और आप विश्वास करो, मुझे जेल में बंद करके 16 महीने एक पाठशाला को नोटिस भेज के बंद कराया गया कि अगर आप पाठशाला नहीं बंद करोगे तो फिर हम आप पे मुकदमा लिख के आपका नाम, क्योंकि अज्ञात में बहुत लोग जेल भेज देंगे। आप सोचो, वो मुझसे नहीं लड़ रहे थे, वो सोच से लड़ रहे थे जो सर सैयद अहमद खान की थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी, जो AMU की थी, और जो देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, दबे कुचले लोगों में है
कि वो मुख्य धारा में आने चाहते थे, उस सोच को दबाने के लिए वो पूरी लड़ाई लड़ी गई। वो दिखती तो ये है कि वो चंद्रशेखर आजाद से लड़ रहे, नहीं, वो उस विचार से लड़ रहे थे और सफल हुए उसमें। लेकिन हमने भी रास्ता नहीं छोड़ा। जब हम बाहर आए फिर से हमने जो है वो पाठशालाएं शुरू की और आज उनकी संख्या हजारों में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने तय किया था कि हम बहुत जल्द अगले 5 साल में इनको 1 लाख पाठशाला से ज्यादा बना के दिखाएंगे, क्योंकि बिना एजुकेशन के सही और गलत की जानकारी या सही और गलत में फैसला आप लोग नहीं कर सकते। तो मैं पहली बार नहीं आया, अपने साथियों को भी दुरुस्त कर दो कि मैं अलीगढ़ पहली बार नहीं आया, मैं इससे पहले भी एक बार आया। नहीं सॉरी, मैं ही करेक्ट करता हूँ। मैं यूनियन के कार्यक्रम में आया था और मेरे आज भी याद है, उस दिन अफ्तारी का कार्यक्रम भी उसके बाद हुआ और मेरे आज भी याद है कि जहाँ हम खड़े हुए थे वो आपके यहाँ वो रिवाज चला आया है कि वो फूल बरसाते हैं तो बहुत सारे गुलाब के फूल हम लोगों के ऊपर डाले गए। मेरे आज भी याद है अलीगढ़ का वो प्रेम, एएमयू का वो प्रेम मेरे आज भी याद है। यूनियन के प्रोग्राम में उसके बाद मेडिकल भी आए थे। हाँ, मैं मेडिकल, वो हाथरस की घटना में मेडिकल आया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसी दिन आया और उस दिन के बाद मेरा एएमयू से रिश्ता नहीं रहा। मैं एएमयू पे पूरी नजर रखता हूँ, एएमयू में क्या चल रहा है। और मैं उस दिन कह के भी गया, उस दिन ये बात बड़ी जोर पकड़ रही थी कि हम एएमयू को बंद करवा देंगे, हम एएमयू को का बजट रोक देंगे, हम एएमयू को पता नहीं क्या। वो ऐसा ही कहते हैं ना, डराने के लिए, हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए। तो मैंने उस दिन में कहा था कि एएमयू की तरफ कोई आंख उठेगी तो उसको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा। ये बात आते हैं, कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियां टूटी। फिर मैं जब वापस आया, मुझे आना था यहाँ, आप ये समझो मुझे तो ऐसा लग रहा था यहीं से आने के लिए रोकने का इंतजाम किया जा रहा था। मैं जब चला वापस, फिर मेरी गाड़ियों पर हमला हुआ जिसमें कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियां टूट गई। फिर मैं पैदल चल पड़ा। मेरे मन में ये भी था कि मुझे एएमयू जाना है, लेकिन फिर मैं चल पड़ा क्योंकि मैंने कार्यों से कहा कि ये आ जाए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ कि सब कुछ पुलिस की देख रेख में, पुलिस की जानकारी में होगा। जिनको हम रक्षक समझ रहे थे आज वो ही हमारे खिलाफ खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे। उनको सरकार ने कहा है कि इनकी हिम्मत तोड़ दो कि ये जाके लोगों के लिए आवाज ना उठा सके। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि हम मर तो सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। इस बात को सरकार याद है। एक बार पैदा होता है आदमी, बार बार नहीं पैदा होता। मैंने आपसे चर्चा की थी, और क्यों चर्चा की थी उसको भी सुनो। आप जानते हैं जानवर, आप किसी पक्षी को देखना, उनको जो घटनाएं होने वाली होती है उनका आभास पहले हो जाता है, क्योंकि उसमें ड्रामे बसे होते हैं। तूफान आने वाला हो, भूकंप आने वाला हो, बाढ़ आने वाली हो, तेज हवा आने वाली हो, पक्षियों को, जानवरों को उसका एहसास पहले होता है। हम इंसान हैं, हमें नहीं एहसास हो रहा है मुल्क में क्या हो रहा है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो खतरा कम नहीं हो सकता। ये गलतफहमी में कोई ना रहे। और मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ इशारे के साथ कह रहा हूँ कि जो मुल्क में चल रहा है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से टारगेट करके हम पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी जो जमीन है उस पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे अधिकारों पे हमले किए जा रहे हैं, कानून के जो अधिकार हमें मिले उनको हमसे छीना जा रहा है। संविधान ने जो शक्ति हमें दी, राइट टू प्रोटेस्ट की हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, सब हमसे जो है वो एक एक करके छीनी जा रहा है। कई बार तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि जुडिशरी भी कई दफा जो है ऐसी लगती है कि वो भी हमारे खिलाफ खड़े। उसके कई ऐसे फैसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए देश में कि क्या ये फैसले मेरिट पे है या ये फैसले जो हैं किसी को खुश करने के लिए दिए गए। और मैंने हमेशा हर एक फैसले के खिलाफ खड़े होकर कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान है, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान है। कोई मशीन नहीं है कि जो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। सबके ऊपर सरकार का दबाव है, कहीं ईडी का दबाव, कहीं सीबीआई का दबाव, कहीं जो है इनकम टैक्स का दबाव है, कहीं मुकदमों का दबाव है। इन सारे दबाव के बाद हमें लड़ना है। और मैं सिर्फ सियासत के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरे प्यारे भाई कह रहे थे जब वो चे गुवेरा की बात कर रहे थे, मगर मैं सियासत से अलग भी सोचता हूँ कि मुल्क तो हमारा है। क्या इसी मुल्क की शक्ल देखी थी? आजादी के परमाणु ने क्या यही मुल्क चाहा था? आज हमें रोज सफाई लेनी पड़ेगी कि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। हम कितना प्यार करते हैं इस बात को हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानता हूँ
और वो भी जानते हैं कौन किससे कितना प्यार करता है, और आज़ादी की लड़ाई में कौन कहाँ खड़ा था ये भी सब लोग जानते हैं, किसने कितनी कुर्बानी दी ये भी छिपावा नहीं है, और कौन किस मुल्क की तरक्की के लिए कितना कोशिश कर रहा है ये भी किसी छिपावा नहीं। आज देश तो लगभग बिकाई की कगार पे, बचा गया देश, ना नौकरी ना रोजगार, कुछ भी तो नहीं। तो पढ़े लिखे लोग जिनके कंधों में जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तैयार करें कि मुल्क को इस दहशतगर्दी के माहौल से निकाला जाए, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप पूछो। वो जो सुबह अपना टिफिन लेके काम करने जाता अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो जो पूरे दिन मेहनत करके थका आ रहा आता है, अपनी जेब का कमाया हुआ अपने बच्चों को देता है और कुछ खा के सो जाता है, उनसे उनकी कर बैठे। वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप उनकी तरफ देख रहे हैं। जब दोनों ही अपना काम नहीं कर रहे तो कैसे बदलेगा मुल्क? आपको क्या लगता है कोई फरिश्ता आएगा? जब हम पैदा हो गए और हम पे अकल है, हम पे हुनर है, हम पढ़े लिखे, हम जानकार रहते, तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, किसके साथ खड़े होकर हम क्या कर सकते, क्या हमें नहीं पता कि सबको नहीं पता कि 1 और 1 क्या होते हैं, सबको नहीं पता 2 और 2 क्या होते हैं, सबको नहीं पता 11 11 क्या होते हैं। अगर हम जानबूझ के गैर जिम्मेदार बन रहे तो सब खामियाजा कौन भुगतेगा? आप और मैं तो जी लेंगे हम लोग, लेकिन क्या आने वाली नस्लों का कोई जवाब है आपके पास या मेरे पास? अगर हम आज मूवमेंट नहीं चलाएंगे, आज हम तहरीक नहीं चलाएंगे, लोगों को तैयार नहीं करेंगे और इस फिरका पर ताकतों से जो है निजात नहीं पाएंगे, तो आने वाली नस्लों को जो सहना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, और वो हमसे सवाल पूछेगी। एक भाई हमसे सवाल पूछना चाहता था, मैंने कहा मेरे बराबर बैठो पूछो, मैं माला से स्वागत करूंगा तुम्हारा जब तुम सवाल पूछोगे। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सवाल को पूछने की शक्ल क्या होती है। सवाल को पूछने वाले लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते। आप कुछ भी, और क्यों भागूं मैं सवाल से? जिस सवाल को पूछा गया, सवाली भाई जवाब गवाह है कि वो सवाल ऑलरेडी हमारे ग्रुप में आया था और उस ग्रुप में मैंने उस सवाल का जवाब दिया था। सुभानी भाई भी इस बात के गवाह है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताओ ईमानदार से। सही कह रहे हैं आप तो इस्लाम को मानने वाले, बताओ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं 100% सही कह रहे हो। मैंने उसका जवाब दिया था, मगर मैं जानता हूं कि आपकी मेरी एकजुटता से और यहाँ होने वाली चर्चा से किसको तो मुसीबत है मैं जानता हूं। इससे कुछ छिपाने वाली बात नहीं। मैं जानता हूं इसको किससे परेशानी हो जाए। मुझे उनसे परेशानी नहीं है जिनको हमारे जुड़ने से परेशानी है, मुझे उनसे बिल्कुल परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी मेरी लड़ाई नहीं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो सत्ता में बैठे, ताकत में बैठे और जो इस देश को चुटकी चुटकी करके खत्म कमजोर कर रहे हैं। मेरी उनसे लड़ाई थोड़ा ये जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, आप और मैं बैठ के फैसला करें। आप और मैं कुर्सी से कुर्सी सामने लाएं, आप और मैं कागज लेके बैठें और एक दूसरे से पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और आप मेरे साथ कहां तक चल सकते हैं। मैं क्या महसूस करता हूं इसको मैं रैली में नहीं बता सकता हूं, और आप क्या महसूस करते हैं आप इसको मंच पे जाके नहीं बता सकते हैं। आप मुझसे बैठकर टेबल टॉक करके पूछ सकते हैं, गेट टुगेदर करके पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में और मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। और मैं फिर कहता हूं, यहाँ सारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। अगर सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी तो मैं फिर कहता हूँ, जानवर भी किसी रिश्ता नहीं तोड़ता, हम तो इंसान हैं। हमने तो कितने लोगों को आजमाया, बार बार आजमाया, सबको मौका दिया, उनमें से एक मैं भी। मैं तो खुद को साबित करूंगा कि एक आदमी जिसको अवसर मिलता है वो क्या कर सकता है। और मेरी एक बात आप लिख लें, एफिडेविट देकर कह रहा हूँ, जिस दिन मैं आपके हकों की आवाज़ पार्लियामेंट से नहीं उठा पाऊंगा, मैं उस दिन के बाद पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरी बात को आप याद रखिए। ये ना संभव है ना हो सकता, क्योंकि अम्बेडकरवादी उनके आगे खड़े, जब उन पे आँच आएगी तो पहले हमसे टकराना पड़ेगा। ये बात सरकार याद, ये बात मैंने अभी पार्लियामेंट में कही, लास्ट टाइम, शायद मेरी इससे पिछली वाली स्पीच में आ जाएगी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर आपको छूट देता हूँ। आपका कोई भी सवाल आप यहाँ पूछना चाहते हो, आप लिख के मुझसे दे दो, आप सामने पूछना चाहते हैं अलग से बैठे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं तो मैं काहे को भागूं? भागेगा वो जिसके अंदर कुछ कमी। चंद्रशेखर आजाद ना रुका है, ना झुका है, ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना बिकेगा, ईमानदारी से अपना काम करेगा और संघर्ष से लोगों का दिल जीतेगा। मैं फिर आप हमारे टीचर एसोसिएशन के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो साथी मेरे साथ आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप गेट टुगेदर या चर्चा के लिए तैयार हो आप समय रख लें। मुझे एमयू आने में समस्या ये है कि फिर इनको रोकना भारी है, लेकिन आप एमयू अलीगढ़ में भी आसपास कोई जगह रख लोगे तो मैं और हमारे साथी बिल्कुल एकजुट होकर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अब
इस एकता को टूटने नहीं देंगे, इस बात का मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम हर पटल पे कोशिश करेंगे कि एकता कमजोर ना पड़े और ये एकता एकजुट होकर एक नया इनकलाब पैदा करे और एक अच्छी शक्ल हो जिसमें सब लोग अपने आप को मजबूत महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। और